आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पैराथायराइड ग्लैंड होगा। हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किए थे जिसमें हमने दो ग्लैंड्स कवर कर चुके हैं। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, और इसके बाद थायराइड ग्लैंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। आज हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड्स ये हमारी बॉडी में, अगर आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी का पता हो तो इसकी एनाटॉमी भी वही सेम है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये 4 इन नंबर होते हैं। स्मॉल छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो राइट थायराइड है उसके अपर एंड लोअर लोब पे, और इसी तरह लेफ्ट थायराइड की अपर एंड लोअर लोब पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जिस तरह डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये थायराइड ग्लैंड दिया गया है, उसका पोस्टीरियर हिस्सा, और ये उसके पोल्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये देखिए, ये राइट पोल्स की अपर पार्ट है और ये लोअर पोल है ऑफ द राइट थायराइड, और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी। तो 4 इन नंबर है और स्मॉल है, अबाउट 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड एंड 2 मिलीमीटर थिक। कलर उसका डार्क ब्राउन है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड जिस तरह मैंने बता दिया। बाकी उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन वही सेम है जिस तरह थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है। अगर हम इसकी सेल्स के बारे में बात करें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं। एक हमारे पास चीफ सेल है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। जो हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो बेसिकली फ्रॉम द चीफ सेल से सिक्रीट होते हैं। और दूसरा है ऑक्सीफेल सेल। तो ऑक्सीफेल सेल जो है वो बेसिकली चीफ सेल ही होते हैं, लेकिन वो डीजेनरेटेड होते हैं। वो अपना जो फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन है वो लॉस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द डीजेनरेशन ऑफ द चीफ सेल एट बिकम ऑक्सीफिल सेल। लेकिन फिर ऑक्सीफिल सेल की फंक्शन क्या है, ये मैकेनिज़्म अभी तक अननोन है। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ऑक्सीफिल सेल भी हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, लाइक एडिनोमा। अगर उसमें कैंसर सेल बन जाते हैं, अगर पैराथायराइड ग्लैंड की जो ऑक्सीफिल सेल है उसमें कैंसर सेल बन जाते हैं, जिसको हम एडिनोमा कहते हैं, तो उसी कंडीशन में चीफ सेल के साथ साथ ऑक्सीफिल सेल भी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब हार्मोन जो कि सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, दे आर कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, या सिंपली हम इसको पीटीएच के साथ डिनोट करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, या हम इसको पैराथार्मोन कहते हैं। सो द हार्मोन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड पीटीएच और पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन का फंक्शन क्या है? सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है और फास्फेट का लेवल होता है, इन दोनों के रेगुलेशन या इन दोनों के मेंटेनेंस में पैराथार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ विटामिन डी जो है उसकी प्रोडक्शन में भी पैराथार्मोन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे ब्लड में 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो रेंज में रखा गया है इट इज़ ड्यू टू द पैराथार्मोन। अगर लेवल ऑफ द कैल्शियम कम होते हैं तो पैराथार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, अगर लेवल ऑफ द कैल्शियम ज़्यादा होते हैं तो पैराथार्मोन कम रिलीज़ होते हैं। तो हर हाल में पैराथार्मोन कोशिश करते हैं कि कैल्शियम का लेवल जो है इसी ही रेंज में रखा जाए। इसी तरह फास्फेट का लेवल जो है भी वो एक प्रॉपर अमाउंट में लेवल में ये रेगुलेट करते हैं। हमारे ब्लड में जो पैराथार्मोन है वो 1.5 to 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पैराथार्मोन की। ऊपर ये जो 9 to 11 था ये कैल्शियम की बात हो रही थी। ठीक है, अब
कैल्शियम जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, उसके फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में 1.5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट कैल्शियम होता है, अबाउट 1100 ग्राम। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है दैट इज़ फाउंड इन द बोन एंड टीथ्स। तकरीबन 99% हमारा जो कैल्शियम है वो बोन और टीथ में है। इसके अलावा जो बाकी 1% है दे आर फाउंड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइक ब्लड एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो बोन्स एंड टीथ में पाए जाते हैं। अब कैल्शियम की इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी में, क्यों हम इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं इन द रेंज ऑफ 9 to 11, इसीलिए बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। न्यूरल एक्टिविटी, जो हमारी नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जितनी भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में, चाहे स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है या कार्डिक मसल है, उसकी एक्टिविटीज़ में भी कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉडी में जितनी भी माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन्स होते हैं या ग्रोथ ऑफ द बॉडी होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट कोगुलेशन, जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसमें भी कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्ट इज़ अ को फैक्टर फॉर दैट। अब ब्लड कैल्शियम लेवल को किस तरह पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट करते हैं, तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये हमारी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं और उसको एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं। किसी तरह रखेंगी, क्या एक्टिविटीज़ ऑफ द पैराथार्मोन होंगी जिसकी वजह से कैल्शियम हमारे ब्लड में एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, तो वो 3 मुख्तलिफ आर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी एक्शन की वजह से ये जो लेवल ऑफ द कैल्शियम है ये नॉर्मल रहते हैं। वो 3 आर्गन्स क्या है, दैट इज़ बोन्स, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन तीनों आर्गन के ऊपर ये एक्ट करके हमारे कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर कम है तो उसको ज़्यादा करते हैं, अगर ज़्यादा है तो वो कम करते हैं। किस तरह कम और ज़्यादा करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बोन के ऊपर इसका एक्शन क्या होगा। जो पैराथार्मोन है ये बोन्स के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। उन दोनों के ऊपर ये एक्ट करते हैं एंड इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड। हमने बात की कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है दैट इज़ फाउंड इन द बोन्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो चुका है तो ये पैराथार्मोन जाकर हमारे बोन्स के ऊपर एक्ट करते हैं और वहाँ पर जो स्टोर कैल्शियम है वो उससे रिजॉर्ब करते हैं, उससे जो है रिमूव करते हैं टुवर्ड द ब्लड। तो आपके साथ जो कैल्शियम है वो बोन से आकर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में लेवल ऑफ द कैल्शियम बिकम राइजेस। अब ये जो रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स इनटू द ब्लड होते हैं, यानी ब्लड बोन से जो कैल्शियम ब्लड्स की तरफ आते हैं, ये 2 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड रैपिड फेज। रैपिड फेज इसलिए कहते हैं कि उनकी जैसे पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है और वो जाकर बोन पर एक्ट करते हैं तो विद इन मिनट्स ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ये रिजॉर्प्शन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो स्लो फेज है वो स्लोली होते हैं। स्लोली किस तरह होते हैं, पहले ये पैराथायराइड हार्मोन जाकर बोन्स के ऊपर एक्ट करते हैं और बोन्स के अंदर जाकर ये ऑस्टियोक्लास्ट को, जो सेल्स ऑफ द बोन है ऑस्टियोक्लास्ट, उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट हो जाते हैं तो दैट रिलीज़ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एक किस्म के एंजाइम ये रिलीज़ करते हैं जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन करेंगे। इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड वो भी सीक्रेट होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल है और ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर लाइसोसोम है। तो ये जो लाइसोसोम है दैट विल सीक्रेट दीज सब्सटेंसेस आफ्टर द एक्टिवेशन बाय एक्टिंग ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। तो ये जो सब्सटेंस लाइसोसोम से बाहर निकल जाते हैं
और इसी तरह ऑस्टियोक्लास्ट से भी निकल जाते हैं और हमारे जो बोन्स के मैट्रिक्स होते हैं, जो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होते हैं, जेली लाइक फ्लूइड, उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स की वजह से क्या होगा, कैल्शियम रिलीज़ होते हैं और ये कैल्शियम फिर जाएंगी इनटू द ब्लड। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि पहले पैराथायराइड हार्मोन जाकर ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, फिर लाइसोसोम से ये सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे, फिर ये सब्सटेंसेस बाहर मैट्रिक्स के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा और ये कैल्शियम ब्लड में जाएंगे। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस बनता है, इसीलिए हम इसको स्लो फेज कहते हैं। जबकि रैपिड फेज जो है वो विद इन मिनट्स होते हैं। डायरेक्टली जिस तरह पैराथायराइड हार्मोन जाकर बोन्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम को ट्रैप करते हैं, इसलिए हम इसको रैपिड फेज कहते हैं। दूसरा जो कैल्शियम की ब्लड लेवल को रेगुलेट करने का है वो है किडनी के थ्रू, कि पैराथायराइड हार्मोन किडनी के ऊपर एक्ट करेंगे और किडनी में कहाँ पर एक्ट करेंगी, इन द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में ये कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती है तो जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है वो वापस चले जाते हैं और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बन जाते हैं वो नीचे बॉमिन कैप्सूल एंड देन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट और फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है तो जो नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट का जो पहला पार्ट होते हैं वहाँ पर ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में ये है हमारे पास नेफ्रॉन, ठीक है, रफली मैं ड्रा करता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर ब्लड आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में इसकी फिल्ट्रेशन होकर वापस चले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है वो नीचे अल्ट्रा फिल्ट्रेट के फॉर्म में आकर यहाँ पर मूवमेंट करेंगे और फाइनली वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर ये कैल्शियम वापस रीएब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएंगे और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर भी रीएब्जॉर्ब होंगे। तो आपके साथ ब्लड का लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन किडनी के ऊपर एक दूसरा एक्शन भी है, वो ये है कि इट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकोल्सिफेरॉल, ठीक है, वो उसके फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास किडनी में जो रॉ मटेरियल में मौजूद होते हैं वो है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसी 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के ऊपर पीटीएच एक्शन करते हैं सो एट फॉर्म 125 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, और ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है। ये आगे हम और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरा जो रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम है इन द ब्लड वो होते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब हमारे पास पीटीएच जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाते हैं। फूड में जो कैल्शियम होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। किस तरह वो एब्जॉर्ब होंगी? इनडायरेक्टली। यहाँ पर एक बात आ जाती है इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? तो ये डायरेक्टली कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि पहले वो विटामिन D3 को बनाएंगे, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल प्रेजेंट होते हैं। जब उस पर पीटीएच एक्शन करते हैं तो इनसे बनाते हैं 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म जो है वो 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है।
तो जब आपके साथ विटामिन D3 बन जाते हैं तो ये विटामिन D3 जाकर हमारे GIT से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करते हैं। PTH डायरेक्टली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकते, पहले वो विटामिन D3 को बनाएंगे एक्टिव फॉर्म में, और वो विटामिन D3 जो है फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपका ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो राइज हो जाएंगे। ये है अब विटामिन D3 किस तरह बनते हैं हमारे बॉडी में। तो ये वो प्रोसेस है कि हमारे स्किन में, हमने बात की भी थी कि स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं और उस कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब इसी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर सनलाइट एक्ट करते हैं, सनलाइट उस पर पड़ जाते हैं, पर्टिकुलरली द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो हम कहते हैं ना कि धूप में बैठा करो ताकि विटामिन D गेन करो। विटामिन D गेन नहीं होता, हमारी बॉडी में ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब उस पर सनलाइट एक्ट करते हैं सो एट फॉर्म द विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल। लेकिन ये जो विटामिन D3 यहाँ पर बनते हैं दैट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है। तो एक्टिवेशन के लिए वो जाएंगे इनटू द लीवर, लेकिन लीवर में भी ये एक्टिवेट नहीं होता, वहाँ पर जस्ट उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो कोलिकैल्सिफेरॉल है एट कन्वर्ट इनटू 25D हाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। अब इसी 25D हाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल के ऊपर जब PTH एक्शन करते हैं इन द किडनी तो इट बिकम एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेटेड विटामिन D3 बनाते हैं जिसको हम 125D हाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और ये एक्टिव विटामिन D3 जो है इसका फंक्शन क्या है, एट एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब यहाँ पर एक टर्म्स यूज़ हुआ है कैल्सिट्रायोल। तो कैल्सिट्रायोल जो है ये विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं, ठीक है, विटामिन D3 जिसको हम एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3 कहते हैं, दैट इज़ द कैल्सिट्रायोल। अब दूसरा जो फंक्शन है वो ब्लड फास्फेट लेवल को मेंटेन रखना है। मैंने बात की थी कि 3 फंक्शन है, ठीक है, 3 फंक्शन है। एक कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं PTH के फंक्शंस, ठीक है, तो वो क्या है, 3 है। एक कैल्शियम लेवल, दूसरा फास्फेट लेवल, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3। ये 3 फंक्शन है। तो कैल्शियम को हमने कवर किया कि कैल्शियम किस तरह रेगुलेट होंगी, तो बाय एक्टिंग ऑफ PTH ऑन द किडनी, ऑन द GIT एंड ऑन द बोन। इस तीनों पर एक्ट करके ये कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करते हैं। दूसरा हमने क्या बात की कि प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D3, वो प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ द फास्फेट लेवल। तो मेंटेनेंस ऑफ द फास्फेट लेवल ये किस तरह करते हैं, कैल्शियम के लेवल को ये तो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन फास्फेट के लेवल को ये डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर बात अपोजिट है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, विटामिन D की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि फास्फेट के लेवल को ये डिक्रीज़ करेंगे। किस तरह डिक्रीज़ करेंगे, बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहे हैं तो ब्लड में आपके साथ फास्फेट का लेवल कम होगा। बोन और GIT में पर भी एक्शन करते हैं कि वहाँ से जिस तरह हमने बात की थी कि PTH ये मैं यहाँ पर ड्रा कर, तो सपोज़ ये है आपके साथ बोन, इसमें कैल्शियम भी है स्टोर है, फास्फेट भी स्टोर है। जब इस पर PTH एक्शन करता है दोनों के ऊपर, तो कैल्शियम आपके साथ रिलीज़ होंगी इनटू द ब्लड, लेकिन जब फास्फेट के ऊपर एक्शन करते हैं तो फास्फेट के रिलीज़ जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, तो बोन के अंदर ये स्टोर होंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे, तो ब्लड में इसका लेवल कम होगा। और अगेन GIT में भी एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो ब्लड में लेवल कम होगा, ठीक है। तो बोन के ऊपर इसका एक्शन किस तरह होगा कि इट विल इंक्रीज फास्फेट एब्जॉर्प्शन इनटू द बोन, ठीक है।
जो उसकी रिलीज़ है फ्रॉम द बोन वो कम होगा, जबकि स्टोरेज इनसाइड द बोन वो ज़्यादा होगा। तो ब्लड में लेवल ऑफ द फास्फेट कम होंगे। इसी तरह किडनी के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा, तो इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द फास्फेट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वोल्यूटेड ऑफ द नेफ्रॉन है आफ्टर द ग्लोमेरुलस एंड बॉमिन कैप्सूल, वहाँ पर ये इसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होंगी। तो जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती तो वो फिर एक्सक्रीट होगा, और इसको हम कहते हैं फास्फेट्यूरिक एक्शन। फास्फेट्यूरिक एक्शन का मतलब क्या है कि जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी उसमें फास्फेट का लेवल ज़्यादा होगा। तो यूरिन क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। जीआईटी के ऊपर इसका एक्शन क्या होगा, तो इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट फ्रॉम जीआईटी टू कैल्सीट्रायोल। ये यहाँ पर उसका एक्शन अपोजिट है। अब पीटीएच की सिक्रीशन किस तरह रेगुलेट होते हैं। सो द पीटीएच सिक्रीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर आपके साथ ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो पीटीएच कम होगा। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो पीटीएच ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फास्फेट लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा, पीटीएच जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू द फास्फेट एंड इनवर्सली टू द कैल्शियम। ये देखिए जी, अगर आपके साथ ब्लड में फास्फेट का लेवल ज़्यादा है तो पीटीएच भी ज़्यादा होगा, ताकि उस फास्फेट को ब्लड से रिमूव करें। उसका फंक्शन क्या था कि डिक्रीज़ इन द फास्फेट लेवल, तो फास्फेट को ये रिमूव करती। लेकिन अगर आपके साथ कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो पीटीएच कम होगा, क्योंकि पीटीएच तो कैल्शियम को इंक्रीज़ करते हैं। तो आपके साथ कैल्शियम ऑलरेडी इंक्रीज़ है, पीटीएच की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए पीटीएच का लेवल कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो जब आपके साथ ब्लड में फास्फेट का लेवल ज़्यादा होते हैं तो पीटीएच भी ज़्यादा होगी। वो पीटीएच क्या करते हैं, उसी फास्फेट को कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम जो होते उसके साथ बाइंड करवा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये देखिए जी, कैल्शियम जो है आयोनाइज्ड कैल्शियम ये फास्फेट के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट CaHPO4, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में कैल्शियम, जो आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल कैल्शियम है उसके साथ फास्फेट बाइंड हो गई, तो आपके साथ ब्लड में फ्री कैल्शियम कम होते हैं। तो जब फ्री कैल्शियम कम होते हैं तो हमने क्या बात की कि पीटीएच ज़्यादा होगा, तो पीटीएच इससे स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी रेगुलेशन का तरीका है, यहाँ पर ये याद रखें कि कैल्शियम के लेवल के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फास्फेट के लेवल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड एंड इट्स सिक्रीशन, पर्टिकुलरली द पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन कि उसका फंक्शन क्या है। तो मेन उसकी 3 फंक्शन है। कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि इसके साथ इसकी रिलेशन इनवर्स है। फास्फेट के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, उसके साथ रिलेशन डायरेक्ट है। और तीसरा, विटामिन D3 की फॉर्मेशन करवा देते हैं। ये 3 मेन उसकी फंक्शन है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।